कावेरी एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था, जो हमारे फोर फादर्स ने जो सोचा बहुत अच्छा सोचा। और हमारा फ्यूचर में प्लान है कि सिविल में एविएशन में रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो 90 सीट के लगभग का है, टर्बोप्रॉप इंजन का है। कावेरी जो था पहला हमारा इंजन प्रोजेक्ट था। हम अभी थोड़ी देर बाद जब कावेरी में चैलेंजेस देखेंगे तो आप देखेंगे हमने कितने सारे चैलेंजेस किए जी। मतलब जो हम चाह रहे थे 80 किलोमीटर थ्रस्ट जनरेट करना, वो हम नहीं कर पाए। आपने सर फ्रांस का जिक्र किया है, सैफ्रॉन के साथ हम डील कर रहे हैं। कावेरी में परेशानियां आई, क्या हमारे पास रोड मैप है उसको एड्रेस करने के लिए? मान लीजिए आप इंजन टेस्टिंग करने जा रहे थे और आप अगर एक कंपोनेंट हो गया, आपको उस कंपोनेंट के लिए वापस डिज़ाइन के पास, इंडस्ट्री के पास जाना गया, उसमें 2 साल लगे। क्या कावेरी 2.0 नाम का कोई प्रोजेक्ट है भी या नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं? नमस्कार, मैं हवजाज शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स का खास शो बॉर्डर डिफेंस। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं आर.के. नारंग सर। पिछली बार हमने बात की थी फाइटर जेट्स को लेकर के, ZVF को लेकर, जो इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है। और इस बार हमारे पास एक बहुत ही शानदार टॉपिक है आपसे जानने के लिए, शेयर करने के लिए, कावेरी इंजन के बारे में, एरो इंजन के बारे में, कि हमारे पास स्वदेशी फाइटर जेट का इंजन है या नहीं है। स्वदेशी जो एरो इंजन होता है, जो सामान्य नागरिक फ्लाइट में यूज होता है, क्या उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या वास्तव में कावेरी 2.0 एक्टिवेट है या नहीं, या सिर्फ कहानियों में चल रहा है, पर्दे के पीछे चल रहा है, सिर्फ खबरें लिखी जा रही है, सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं? इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे आर.के. नारंग सर से। और आप यकीन मानिए आपके पास कुछ ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे जिससे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर एरो इंजन क्या होता है? सबसे पहले मैं यहाँ शुरू करूँगा, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो जान पाएँ हमारी तरक्की कहाँ तक हुई है। सबसे पहले बेसिक ये बता दीजिए। देखिए, एरो इंजन जो है ना, वो एक जान है जी। कोई फाइटर हो, ट्रांसपोर्ट हो, हेलीकॉप्टर हो या ड्रोन भी हो जी। एरो इंजन उसको पावर देता है, उसको शक्ति देता है जी। और एरो इंजन जितना अच्छा होगा, जितना आपका इंडिजिनस होगा, उतना आपकी निर्भरता दूसरों पे कम होगी, उतना आप अपने सिस्टम्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे उसको। और भारत अब चाह रहा है कि हम आत्मनिर्भर बने, फिर हम चाह रहे हैं हम एक्सपोर्टर बने। एक्सपोर्टर बनने के लिए सबसे बड़ा जो हमारे लिए परेशानी है, वो एरो इंजन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और एरो इंजन के बिना कोई भी प्रोजेक्ट में को आप ट्रूली आत्मनिर्भर नहीं कर सकते। और एक चीज़ और बता दे समझिएगा, एरो इंजन ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर आप एक बार सक्सेसफुल हो गए, आप उसको इम्प्रूव करते जा सकते हैं। अगर मान लो हमने फाइटर का इंजन बना लिया, तो हम उसको हेलीकॉप्टर के लिए भी ट्रांसपोर्ट को बना सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए भी बना सकते हैं, यूकैव के लिए भी बना सकते हैं, हेल यूएवी के लिए, मतलब यूकैव मीन्स अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल बना लो, जो और हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। तो इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जब आप कोर टेक्नोलॉजीज बन लेते हैं। और अगर आप हमारे भारत के प्रोजेक्ट ही देखिए, भारत की एक बहुत ही मैं कहता हूँ एम्बिशियस प्रोग्राम है। हम चाहते हैं फाइटर्स में LCA Mark 1 बनाया, हम Mark 1A बना रहे हैं, फिर LCA Mark 2 बना रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिस बनाया जाए, जो 5th जनरेशन फाइटर है वो बनाए। और फिर हम चाहते हैं कि ये जो फाइटर्स हैं ये हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। और आपको याद हो कि कुछ समय बाद LCA ने अमेरिका के ट्रेनर लीड इन ट्रेनर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी किया था। और अमेरिकन ने इंटरेस्ट दिखाया, बिकॉज जहाज में बहुत दम था, लेकिन इंजन जो था वो हमारी निर्भरता थी। और फाइटर्स के अलावा हमारे पास हम ट्रेनर भी बना रहे हैं। आप देखिए, हम इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर बना रहे हैं जो लगभग सर्टिफिकेशन के कंप्लीशन पे है, और यूज़र जो है अपने इनपुट दे रहे हैं। अभी थोड़े देर पहले हमने हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 उसको इंडक्ट करना शुरू किया है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में हमारा सारस Mark 2 जो 19 सीट का डॉर्नियर का रिप्लेसमेंट प्लान है, वो प्रोजेक्ट चल रहा है। और हमारा फ्यूचर में प्लान है कि सिविल में एविएशन में रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो 90 सीट के लगभग का है, टर्बोप्रॉप इंजन का है, वो भी प्लान है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि हमने जिसको घातक कहते हैं वो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको आजकल रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट RPSA कहा जा रहा है।
सिमिलरली कॉम्बैट एरियल टीमिंग सिस्टम है, उसमें भी हमारा अनमैन्ड और मैन्ड प्रोग्राम है। मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस तपस जो है वो है, फिर हमारा आर्चर एनजी वो भी ये सब तमाम जो आप बात करी कि हमारा स्वदेशी इंजन प्रोजेक्ट है, हमारे पास अभी कोई भी कावेरी जो था पहला हमारा इंजन प्रोजेक्ट था, और एडी और डीआरडीओ ने एक इंजन बनाने की कोशिश की है, वो है तपस के लिए जी। वो भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तपस जो है वो ड्रोन है जो मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जो करीब करीब 300 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक जा पाएगा, और लगभग आप देखिए 18 घंटे से लेके 24 या 30 घंटे तक उड़ पाएगा, और करीब 30,000 फीट तक उड़ पाएगा। उसको मेल या मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस करते हैं, और इन सब के लिए इंजन चाहिए। और अगर हमारे पास इंडिजिनस इंजन होगा तो हमारा जो अपनी ज़रूरतें हैं और हमारी एक्सपोर्ट की कल को अगर अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे साथ। यानी सर का आपका कहना है कि अभी हमारे पास कोई इंडिजीनियस प्रोजेक्ट फाइटर जेट इंजन या सिविल एविएशन इंजन के लिए, मतलब हम घर में भारत में अभी कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, कोई चला नहीं रहे, हमारे पास काबिलियत है और इंटेंसिटी होना चाहिए कि हम इसमें आगे काम करें। देखिए, काबिलियत ऐसी है, काबिलियत समय के साथ बनती है। जब हम अभी थोड़ी देर बाद जब कावेरी में चैलेंजेस देखेंगे तो आप देखेंगे हमने कितने सारे चैलेंजेस किए जी। काबिलियत जो होती है ना, ये बहुत ही स्पेशलाइज फील्ड है। दुनिया में सिर्फ 4-5 कंपनियां हैं जो इंजन बनाती हैं, तो उन्होंने काबिलियत कैसे डेवलप की? अगर आप चाइना का एग्जांपल देखो तो दुनिया में ऑलरेडी एस्टैब्लिश इंजन प्लेयर थे, चाइना ने फिर भी डेवलप किया, क्योंकि चाइना एक बड़ा देश है। बिल्कुल, भारत अब चाइना से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हमें उस तरीके से सोच लानी पड़ेगी। और बहुत समय तक हम ये कहते रहते कि उनके इंजन एफिशिएंट नहीं है, बट वो लगे रहे हैं, धीरे धीरे वो इम्प्रूव कर रहे हैं। और इंजन डेवलपमेंट जो एक बहुत ही नीश टेक्नोलॉजी है, उसमें मेहनत, और कभी भी जब आप आत्मनिर्भरता की ट्रैजेक्टरी ले, उसको छोड़ना नहीं चाहिए जी। यानी अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमारे पास फाइटर जेट इंजन या सिविल इंजन जो होते हैं एयरक्राफ्ट के, वो होना ही होना चाहिए। सर, मैं कोई कोशिश की है कि नहीं अभी तक इतिहास में अगर देखें तो, कि हमारे पास अगर आप इतिहास की बात करें तो हमने क्या किया था, हमने मारुत फाइटर डेवलप किया था। उसके लिए हमने कोशिश की थी, ब्रिटेन को अप्रोच किया, हमने रशिया को अप्रोच किया, हमने और भी देशों को अप्रोच किया, और लगभग सभी देशों ने या तो उनके इंजन हमारे से मैच नहीं किए। लाइक हम चाहते थे कि जगुआर का इंजन लिया जाए, लेकिन जगुआर का इंजन हमें बिल्कुल मना कर दिया गया, मतलब किसी भी तरीके से। और उसकी वजह से हमारा जो मारुत था वो अंडर पावर्ड था। और मारुत ने कौन सा इंजन किया? हमारे पास ऑर्फियस इंजन थे जी, ब्रिटिश इरा के, हमने उसको पहले इस्तेमाल किया। और जब हमने मारुत को इंडक्ट किया तो लोगों ने रियलाइज किया कि इसकी पावर कम, तो फिर उसका एक इंजन अपग्रेड प्लान दिया गया। ऑर्फियस 703 इंजन हमने किया था, उसका जो थ्रस्ट था 4800 पाउंड थ्रस्ट था, और हमारा प्लान था कि इसको 5,500 से 6,000 और 7,000 पाउंड तक लेके जाएं, जिसमें आफ्टर बर्नर, उसमें आफ्टर बर्नर नहीं था। तो आफ्टर बर्नर जो होता है, एक पीछे फ्यूल कंजम्पशन का प्रोसेस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल जब बहुत ज़रूरत हो, उस थोड़े से समय के लिए आफ्टर बर्नर यूज़ किया जाता है, जो कॉम्बैट में इस्तेमाल किया जाता था, या टेक ऑफ या लैंडिंग में जब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो प्लान था। इनफैक्ट जब हमने वो अपग्रेड किया तो हमारे इंजीनियर्स ने इंजन में काफ़ी बदलाव किए, उनकी टेस्टिंग की, सर्टिफिकेशन किया, हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट किए, और उसको इंटीग्रेट कर रहे थे। लेकिन इतने में हमने मारुत प्रोग्राम को ही क्लोज कर दिया। तो इंजन वो जो था ना, उसको फर्स्ट फेज कहते हैं, मॉडिफिकेशन एंड अपग्रेडेशन। उसमें हमने मॉडिफिकेशन भी किया और अपग्रेडेशन भी किया। ऑर्फियस 703-1700 हमने नाम दिया था, लेकिन प्रोजेक्ट बंद होने की वजह से हम उसको परस्यू नहीं करे। और अगर मैं करंट समय में ले आऊं तो इस वक्त हमने जो अभी शुरू किया था वो कावेरी प्रोजेक्ट किया था, जो एक 80 किलो न्यूटन इंजन था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप किया गया था, जिसके बदले में हमने फिर बाद में G404 इंजन दिया। और अभी जो है, हमने वो 80 किलो न्यूटन इंजन में कुछ परेशानियां आई, हमने क्या किया, उसका एक रिव्यू कराया डिज़ाइन रिव्यू से, और उसका एक लेसर वर्जन जिसमें बिना आफ्टर बर्नर वर्जन को हमने सोचा कि घातक के लिए डेवलप कर रहे हैं। और तीसरा जो प्रोजेक्ट हमारा जो अभी
बातचीत चल रही है, जो हमारे इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स हैं जो फ्रांस से हैं, कि 110 से 120 किलो न्यूटन के इंजन को जो हम अमेरिका के लिए 5th जनरेशन फाइटर है उसके लिए डेवलप करेंगे। बट वो एक बातचीत चल रही है। जो कावेरी मेन इंजन है उसमें एक स्टेलमेट सा आ गया, उसमें कोई अभी आगे प्रोग्रेस नहीं हम बढ़ रहे हैं। हाँ, जो कावेरी डेरिवेटिव है, जो नॉन आफ्टर बर्नर है, वो प्रोजेक्ट अभी हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उस पर प्रोग्रेस कर रहे हैं। सर जो बात कर रहे हैं कावेरी को लेकर के, कावेरी में 80 किलोमीटर का थ्रस्ट में जनरेट करना था, हम 70-71 ही कर पाए। इस वजह से कावेरी 1 जिसको हम कहते हैं वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद हमने कावेरी डेरिवेटिव शुरू किया, इस इंजन को हम लोग जो घातक नाम से ड्रोन बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। घातक ड्रोन का क्या है स्थिति, मौजूदा स्थिति, इस बारे में सर से आगे जानेंगे। कावेरी 2 की क्या स्थिति है, इस पर हम चौंकाने वाला सच भी आपको बताएंगे। इससे पहले हम सर से पूछे थे, सर कावेरी इंजन हम मतलब जो हम चाह रहे थे 80 किलोमीटर थ्रस्ट जनरेट करना, वो हम नहीं कर पाए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो प्लान में हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए फाइटर जेट के लिए। जी, क्या सब मुश्किलें आई, क्यों हम नहीं कामयाब? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कावेरी की ट्रैजेक्टरी कैसी रही। देखिए 1986 में GTRE जब LCA प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1983-84 में, उसके 3 साल बाद GTRE ने प्रपोज किया कि हम जो है अपना इंजन बनाएंगे। उस वक्त वो एक GTX इंजन बना रहे थे, तो उन्होंने बोला, क्योंकि गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट का काम ही इंजन के बारे में रिसर्च करना था, तो उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उन्होंने उसको मॉडिफाई किया और जिसको कावेरी नाम दिया गया। और उसमें उसके 3 एम थे जी। उन्होंने अपने 3 एम सेट किए थे। एक तो था कि डेवलपमेंट ऑफ कावेरी इंजन, दूसरा था कि हमारा इंडिजिनस डिजाइन बेस करें ताकि हम फ्यूचरिस्टिक एडवांस एरो इंजन भारत में डेवलप कर पाएं। अब हमें इन तीनों में देखना है क्या हम वो बेस कर पाए हैं या नहीं। और तीसरा था कि कावेरी की इंटीग्रिटी ऐसे हो जाए जो ग्लोबल स्टैंडर्ड से मीट कर पाए। तो जो कोई भी एक डिज़ाइन हाउस को 3 अपने एम सेट किए, ये इस तरह सेट किए। अब इसके लिए सैंक्शन जो मिला, 1986 में प्रपोजल दिया, तो 1989 में भारत कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस पे अप्रूवल दिया गया। उसमें 1989 से 2000 लगभग 21 तक जब हमने बिल्कुल उसके बारे में बंद हो गया, तो तब तक हमने 9 पूरे इंजन डेवलप किए थे और 4 कोर इंजन डेवलप किए थे कावेरी के तहत में। 4 कोर इंजन जो बेसिक कंपोनेंट्स है, मैं बाद में बताऊंगा आपको कि वो क्या कोर इंजन होते हैं। और इसने 2021 तक 3217 घंटों की टेस्टिंग की थी, जिसमें फ्लाइट टेस्ट और ग्राउंड टेस्ट मिक्स था। और अभी जो लेटेस्ट मैंने जो GTRE के डायरेक्टर का इंटरव्यू सुना, वो कह रहे हैं अब 3400 घंटे तक उड़ चुका है। ये इस 2 दिन पुरानी बात है। और लेकिन प्रश्न ये है कि जो हमें कावेरी में परेशानियां आई, क्या हमारे पास रोड मैप है उसको एड्रेस करने के लिए? क्या हम उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं या उसमें अभी एम्बिग्यूटी है? और कावेरी जो था एक ऐसा प्रोग्राम था जो बहुत ही कम फंडिंग से स्टार्ट हुआ। अब देखिए, कम फंडिंग हम कभी कभी प्राइड लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम है जो ज़्यादा कम फंडिंग से बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे यही सवाल है कि आपने फंड का जिक्र किया है, तो आपको सुनकर हैरानी होगी। देखिए, चीन के बारे में कहा जाता है उसने इंजन बनाने में, फाइटर जेट इंजन बनाने में मोटा मोटी लगभग $20 अरब खर्च किए। भारत ने कितने खर्च किए सर? और एक राफेल खरीदने में कितना खर्च हुआ और कावेरी इंजन बनाने में हमने कितना खर्च किया, सर बताइए। देखिए, फंडिंग का एक बहुत ही डिटेल्ड मैंने इसको स्टडी किया है। कावेरी इंजन पे भारत सरकार की 2021 की रिपोर्ट कहती है कि 2037 करोड़ इस पे लगभग खर्च हुए हैं। और ये 1989 से लेके 2020-21 तक जब रिपोर्ट आई, पूरे 30 सालों में हमने सिर्फ 2000 करोड़ रुपए 2000 करोड़ खर्च। अगर हम राफेल का उसके सारे वेपन सिस्टम और उसकी मेंटेनेंस जो टोटल कॉस्ट है उसको पर जहाज लिए तो 2500 करोड़ के लगभग प्लस इसकी कॉस्ट बनती है। तो एक रफाल से भी कम कॉस्ट हमने इंजन पे निर्भर किया। तो हम सफलता की गारंटी कैसे ले सकते थे कि हम कामयाब हो जाएंगे? अब जिसको अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करूं और अगर मैं इंटरनेशनल कंपटीटर से कंपेयर करूं,
तो हमने 230 मिलियन के लगभग डॉलर्स के हिसाब से खर्च किया है। और अगर मैं कंपेयर करूं कि फ्रांस में यूरोफाइटर का जो EJ-200 था उसमें क्या किया, तो उन्होंने लगभग 1.6 बिलियन डॉलर यानी कि 1600 डॉलर 16,000 करोड़ लगभग। तो इतना 16,000 करोड़ उन्होंने किया। यानी हमने 2,000 फ्रांस ने करोड़ भी खर्च किए, उन्होंने फ्रांस ने 16,000 भी करोड़ 16,000 करोड़ किए और यूएस ने तो 67,000 करोड़ 67,000 करोड़ रुपए अमेरिका ने खर्च 67,000 किए थे। तो मुझे लगता है कि ये और ये देखिए ये आज से 10 साल पुराने आंकड़े हैं। अगर उसको आप आज इंटरप्रेट करेंगे तो शायद ये डबल या ज़्यादा हो सकते हैं, 10 या 15 साल पुराने आंकड़े। और अब ये जो डिवीजन है इसमें और भी इंटरेस्टिंग है जी। 2037 करोड़ को मैंने डिवाइड किया 1989 से 2012 की रिपोर्ट के हिसाब से 1996 करोड़ किए थे। तो अगर पर ईयर उसको एक्सपेंडिचर डिवाइड करें तो 86.5 और 86.6 करोड़ पर ईयर बन रहा है। और 1989 से 2012 तक 1996 करोड़ और 2012 से 2021 जो 8-9 साल हैं उसमें 41 करोड़ टोटल स्पेंड हुए हैं। सिर्फ 41 करोड़, और हम चाह रहे थे कि हम फाइटर जेट का इंजन बना लें। और वो 41 करोड़ अगर हम एनुअल एवरेज किए रहे तो वो 4.5 करोड़ पर ईयर बनता है। तो शायद इसका ये भी कारण है कि हम कावेरी डेरिवेटिव के बारे में सोचने लगे। लेकिन यहाँ पे सर एक से मैं रुक रहा, इस पे एक चीज अपने दर्शकों को बता दूं कि जो फाइटर जेट इंजन को हम टेस्ट करने के लिए टेस्ट बेड बनाते हैं, उस टेस्ट बेड को बनाने में आज की तारीख में कम से कम 3 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च होंगे। और हमने 2000 अभी सर बताया 2012 से लेकर 2021 के बीच में कावेरी इंजन पे हमने सिर्फ 41 करोड़ रुपए मात्र खर्च किए। तो आप फर्क समझ सकते हैं क्यों हम कामयाब नहीं हो पाए। सर आप आगे बता रहे थे। देखिए एक इसमें भारत के बहुत सारे चैलेंजेस थे जो मैं बाद में करूँगा। मेरे ख्याल मनी को आप दूसरे तरीके से और बताइए। अगर हम 30,000 करोड़ स्पेंड कर दें तो इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर अभी हमने वो पहले खर्च कर दिए होते तो मैं अभी 2 दिन पहले ही GTRE और कुछ एक्सपर्ट्स का भी व्यू देख रहा था। हमारे कई प्रोजेक्ट में जब मैं आपको डिटेल चैलेंजेस कवर करूंगा तो आप रियलाइज़ करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सी डिलेज में ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है। और अगर मान लो हम जैसे मैंने न्यूज़पेपर रिपोर्ट में पढ़ा है कि 60 से 61 हज़ार करोड़ प्रोजेक्ट जो है हमारा सैफरान के साथ जाना चाहिए। और मुझे लगता है ये ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं है, लेकिन सैफरान के साथ डिटेल्स क्या हैं वो मैं बाद में कवर करूँगा। 60 से 61 हज़ार करोड़ चला भी जाए तब भी हमें टेस्टिंग फैसिलिटी की आवश्यकता होगी और ये डिटेल्स मैं कवर करूँगा। अब चैलेंजेस क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले तो भारत में इंजन बनाने का कोई पास्ट ही नहीं रहा। हमने कोई भी इंजन बनाने के जो हमने अपग्रेड 1970 में करने की कोशिश की थी लेट 60s या अर्ली 70s में, वो लोग रिटायर हो गए और वो कोई पूरा प्रोजेक्ट नहीं था जहाँ आपने फ्रॉम द ग्राउंड अप स्टार्ट किया। तो कावेरी एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था जो हमारे फोर फादर्स ने जो सोचा बहुत अच्छा सोचा, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब हमने डिज़ाइन करना शुरू किया तो हमारे पास मैन पावर नहीं थी। इनफैक्ट GTRE की मैं बड़ी CAG रिपोर्ट बार बार देख रहा हूँ, हर बार मैन पावर का इशू रहा है। तो उसको हमने उसमें एक चैलेंज रहा। जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमने डिज़ाइन डेटा वैलिडेट भी नहीं किया था क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं था। ये नहीं था कि कोई डेलिबरेटली किया था। अब जो था मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट में डिले हो गया जब आपने टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। बिल्कुल। आपको कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। आप पहले मशीन ढूंढते हो, फिर कहते हो कहाँ से ढूंढें, फिर जब डिज़ाइन करते हो फेलियर्स होते हैं। तो ये प्रोसेस बड़ी पेनफुल प्रोसेस होता है। और यदि आप आगे बढ़ गए हैं तो आपको फिर उससे आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। और फिर हमने देखा कि हमारी क्रिटिकल फोर्जिंग्स थी, हमारे टरबाइन ब्लेड मशीनिंग थी, LRU लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट आजकल मॉड्यूलर हो गया ना कि आप एक रिप्लेसमेंट चीज़ उठाइए और बदल दीजिए।
तो LRU मॉडल्स आ गए हैं, लेकिन उस पर भी हमें विदेश से इंपोर्ट पे निर्भर करना पड़ता। जी। और कभी भी कोई भी LRU या तो डिले हो जाती थी या मना कर दी जाती थी। जी। बीच में बड़े सारे सिचुएशंस आई जिससे हम पे इम्पैक्ट हुआ। अब जब ये मना होती थी तो आप प्रोजेक्ट तो रोक नहीं सकते, फिर आप बोलते कि भाई आप इंडस्ट्री को बुलाओ या अपनी पार्टनर लैब्स को बुलाओ कि इनको डेवलप कीजिए। उस प्रोसेस में हमने कई इंडिजिनस कंपोनेंट एंड सिस्टम बनाए, जैसे हमने एलॉयज बनाए, कुछ एलॉयज हमें पहले दिए गए, बाद में मना किए गए। ऐसे कास्टिंग टेक्नोलॉजी बनाई गई, फिर कोर इंजन बनाया। आप हैरान होंगे, हमने कोर इंजन का प्रोग्राम में प्लान ही नहीं किया था क्योंकि हमें पता ही नहीं था जी। तो एक नई थी। फिर हमने एडवांस फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया। लेकिन अभी भी कुछ टेक्नोलॉजी चैलेंजेस हमारे पास रहे, जैसे सिंगल लिंक क्रिस्टल ब्लेड रहा, इंजन फैन का जो है ये DRDO ने अपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है। और हमारी जो फंडिंग थी और PDC थी ये बदलती रही। अब फंडिंग को बड़े ही अलग अलग तरीके से देखा जाता है। जी। हमारा जो एक जगह पे फंडिंग पे एक जो ऑब्जर्वेशन थी कि भाई 600% बढ़ गया या 1000%, 642% बढ़ गया, जी। वो हमारी इस वजह से था कि भाई हमें एक्सपीरियंस तो था नहीं। जी। फिर हमें बाहर टेस्टिंग करना पड़ेगा, ये तो सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। फिर क्या क्या मशीन्स चाहिए ये भी नहीं सोचा था। जी। तो मुझे लगता है कि हम क्रिटिकल तो हो सकते हैं कि 642%, बट अगर आप ओवरऑल खर्चा देखें 2000 करोड़, और जब आप इंपोर्ट करने जाएं और फ्यूचर जो डिपेंडेंसीज हैं, देखिए 10, 15, 20 साल बाद ये इंजन फिर बदलने पड़ेंगे, बिल्कुल। तब तक नई कॉस्ट लगेगी। जी। और फिर जैसे अभी देखा हो आपने, हमारे कई इंजन की सप्लाई रोक दी गई या डिले कर दी गई, ये आप निर्भरता फिर कम होती ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ना कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश नहीं होना चाहिए, कि भाई आपको लॉन्ग टर्म और नियर टर्म के दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, जो एक मुश्किल काम है। मुझे लगता है कोई भी प्लानर के लिए मुश्किल रहेगा, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा। और मुझे 2-4 और बातें बताना चाहूँगा कि हमारे पास इकोसिस्टम गैप थे। जी। फ्लाइट टेस्ट बेड था नहीं, जी। हमारे पास हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, तो हमें बाहर जाना पड़ता था। और बीच में आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गई, बिल्कुल। तो हमने बाहर दूसरे देशों में पता किया, तो कॉस्ट कहीं बहुत ज़्यादा थी, कहीं पर जो टेस्टिंग फैसिलिटी थी वो अवेलेबल बहुत कम थी, क्योंकि बाकी कंट्री भी अपना इस्तेमाल करते हैं, उनका भी रिक्वायरमेंट है। और कुछ कंट्री शायद स्ट्रेटेजिक रीजन से भी डिले करते होंगे, शायद मैं उसको वो कह नहीं सकता, लेकिन वो इश्यूज थे। आप देखिए कावेरी का फर्स्ट टेस्ट बेड हुआ, जो फ्लाइट टेस्ट में हुआ था, वो 2010 में हुई, 1989 में करा। उसका कारण था क्योंकि जो हम सिस्टम बनाने जाते कोई फेल हो जाता। इंजन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हम सब जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आपने कुछ प्रोग्रेस किया, अगर मान लो इसने 70 किलो न्यूटन भी अचीव किया, अगर मान लो हम उसको सक्सेसफुल बनाते हैं, तो हमारे लिए एक ऐसा टेम्पलेट शुरू होगा जो हमारे फ्यूचर के लिए होगा। तो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग अब्रॉड हमारी कॉस्ट में बढ़ जाती है। सिक्योरिटी, देखिए जब आप बाहर टेस्टिंग करते हैं तो डेटा वहाँ जनरेट होता है, आपके पास नहीं होता जी। और दूसरे को आपकी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी, आपके फेलियर्स, आपकी सक्सेसेस सारी पता होती हैं, और उन्हीं के पास डेटा है। बिल्कुल। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। आपको मान लो आपको कोई प्रॉब्लम आई डिज़ाइन, जैसे बाद में मैं आपको बताऊंगा कुछ हमारे डिज़ाइन चैलेंजेस आए, तो जब वो चैलेंजेस आए तो पहली बात तो हमें अपॉइंटमेंट, नेगोशिएशन, उसमें कई साल लग गए। फिर हम तब तक डिज़ाइन करते रहे। अब जब डिज़ाइन किया हमने कहा यार ये तो डिज़ाइन में ही प्रॉब्लम है, उसको फिर हम ड्राइंग बोर्ड पे गए और इसमें डिले होता चला गया। हम फैन फ्लटर और स्क्रैच जो नोटिस हुआ था, स्क्रीच कहते हैं, ये हमने तब नोटिस किया 2010 में। और आप देखिए 1989 में 20 साल तक हम इंजन डेवलप करते रहे जी। उससे पता चला कि हमें कुछ दिक्कत है, तो दिक्कत जब पता लगा तो हमें फिर करना गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट, जब तक हमारे पास नेक्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं मिली, हमने डिज़ाइन इंप्रूवमेंट नहीं किया। तो ये प्रोसेसेस समझना एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, अनलेस हम इस चीज़ को समझेंगे। और एक और बात बताता हूँ, हम लोग कई बार कहते हैं कि कोलैबोरेशन क्यों नहीं करते जी। तो हमारी एक कोलैबोरेशन हमने की थी नेशनल रिसर्च काउंसिल कनाडा के साथ। एक थिन फिल्म बनानी थी, वो 20 करोड़ 20.75 करोड़ का था। 2018 में बंद करना गया क्योंकि प्रोग्रेस ही नहीं हुई। तो कोई भी जो देश जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है आसानी से नहीं मानता है,
और हमें इस चीज़ को अपने आप फैक्टर्स करने पड़ेंगे। अगर हम ओवर क्रिटिकल हो जाएंगे और समय के पीछे पड़ेंगे तो हमने जो प्रोग्रेस की है उसको वैल्यू भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। मैं ये मानता हूं कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए, जहां फेलियर्स हैं उसको बिल्कुल क्लियरली राइज करना जी। चाहिए, और जहां पर जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करना चाहिए। जो मतलब हमारी जो पीडीसी डिले, एक ये प्रश्न अक्सर आता है कि भाई डिले हो गई, तो पहले सबसे पहले प्रोजेक्ट था 1996 में, फिर हमने रिव्यू कराया किसी से तो वो 2000 दिया, फिर 2004 किया, फिर 2009 दिया, तब तक हमने इंजन खरीद लिया। जी। लेकिन ये डिले क्यों था? हमने ये बोला कि डिले हुआ, डिले क्यों हुआ हम उस पर नहीं गए, उस डिले को कैसे सॉल्व करना है हम उस पर नहीं गए। तो अगर हम कहते हैं पाकिस्तान, देखिए आप अक्सर कंपैरिजन होता है कि चाइना देखिए कहाँ पहुंच गया, लेकिन आप चाइना कुछ समय पहले हमारे बहुत सारे लोग चाइना का क्रिटिसाइज करते थे कि उनका इंजन तो परफॉर्म ही नहीं करता। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अप्रोच कैसी ली, हमने कैसी अप्रोच ली जी। जब, और उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, उन्होंने कैसे अपनी प्रॉब्लम्स ओवरकम की, हमने क्या किया, ये जब तक हम नहीं सीखेंगे हम ठीक तरीके से लेसन नहीं ले पाएंगे। और एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज हमें डिनाई की गई। मान लीजिए आप इंजन टेस्टिंग करने जा रहे थे और आप अगर एक कंपोनेंट हो गया, आपको उस कंपोनेंट के लिए वापस डिज़ाइन के पास, इंडस्ट्री के पास जाना गया, उसमें 2 साल लगे, फिर वो जब आई उसमें फेलियर्स आए, सक्सेसेस आए। तो ये चीज़ें हमें जानने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर सर जो कह रहे थे कि मान लीजिए हमने कोई इंजन बनाया है, उसमें कुछ दिक्कत आई या फिर उसका कोई कंपोनेंट हमने बाहर से खरीदने की कोशिश की, उसमें समय लगा, फिर हमने बनाया, फिर उसको टेस्ट करने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ा, चाहे रसिया से चाहे फ्रांस से। तो इन सब चीज़ों में लगातार लेट होता चला गया, उससे प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी बढ़ता है और फिर वो कॉस्ट आ नहीं पाया, इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाया। इस वजह से हमारा अल्टीमेटली ये रिजल्ट रहा कि हम 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जो हमें जनरेट करना था वो नहीं कर पाए। और उसके बाद हमने उस इंजन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसमें दूसरे प्रोजेक्ट में हमने इस्तेमाल करने की सोची, और हमने कावेरी डेरिवेटिव्स इस नाम से हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया जिसका इस्तेमाल हम घातक नाम के ड्रोन में करने वाले हैं सर। उसका नाम है RPSA। उस प्रोग्राम के बारे में बताइए सर। ठीक है, मैं RPSA में बात करूंगा, फिर मैं बाद में इसमें कुछ और इश्यूज हैं जो मैं बात करना चाहूँगा जी। जो कावेरी के चैलेंजेस हैं, कावेरी में इतने चैलेंजेस हैं कि अगर हम बात करते जाएं तो रियलाइज़ करेंगे, लेकिन हमें उसकी इम्पोर्टेंस जानने की आवश्यकता है। तो मैं उस पर आऊँगा। तो जब आपने घातक पूछा तो मैं पहले घातक पे पढ़ता हूँ। कावेरी डेरिवेटिव्स और कावेरी डेरिवेटिव इंजन जो घातक के लिए बना रहे हैं हम, कावेरी इंजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आफ्टर बर्नर जी। आफ्टर बर्नर क्या होता है, इंजन के अंत में एक फ्यूल सिस्टम ऐड किया जाता है जी। बहुत तेज़ी से फ्यूल दिया जाता है जब इंजन जब बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है जी। वो फ्यूल जो है उसको जला के आपको बहुत ज़्यादा पावर दी जाती है जी। ये 2-3 जगह पे इस्तेमाल होता है। एक तो है कि जब आप दुश्मन से लड़ रहे हैं और आप जल्दी से उसे पकड़ना चाहते हैं या उससे भागना चाहते हैं जी। दूसरा होता है जब आपके पास बहुत वेट है और आप टेक ऑफ करना चाहते हैं, बहुत जल्दी टेक ऑफ करना चाहते हैं जी। और ये थोड़ी देर बाद उसको बंद कर दिया जाता है क्योंकि उससे क्या होता है, फ्यूल बहुत जल्दी खत्म होता है, उसकी आपकी कॉम्बैट पावर कम होती है। तो ये एफिशिएंट यूज है, लेकिन इसमें हमें थोड़ी सी परेशानियाँ आ रही और थ्रस्ट जो था हमारा थोड़ा सा कम अचीव हुआ था जी। तो थ्रस्ट कम हुआ तो हमें जो रिव्यू किया गया कि भाई अगर हम नॉन आफ्टर बर्नर बनाएंगे जी। उतना जो थ्रस्ट जो होगा वो एडिक्वेट है हमारे घातक और RPSA प्रोग्राम के लिए, वो एडिक्वेट था। तो हमने उसको छोटी सी मॉडिफिकेशन करके उसको एक अलग प्रोजेक्ट बना के उसका डेवलपमेंट शुरू किया। ये लगभग मुझे लगता है कि 8 से 10, लेकिन इसमें एक इशू है। हम इस प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं परस्यू पिछले कुछ सालों से। इसमें हमने अभी अगर आप देखें हमें रशिया में जाके उसकी टेस्टिंग की थी, वो बहुत अच्छा है। ये डेटा हमारे काम आएगा और हमें करना भी चाहिए जी। लेकिन इसमें एक परेशानी ये है कि ये जो इंजन है ये घातक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बना रहा है। घातक जो है फ्लाइंग विंग स्टेल्थ प्रोजेक्ट है जो ADE DRDO बैंगलोर बना रहे हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी अप्रूव नहीं हुआ है। हाँ, ये क्यों अप्रूव नहीं हुआ है? ये जो है, जो भी है, जो यूज़र है और जो डिज़ाइनर है वो अभी डिस्कस कर रहे हैं या उसके डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। देखिए ये टेक्नोलॉजीज आसान नहीं होती जी। तो घातक का ये जो डेरिवेटिव इंजन का प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन मैं एज्यूम करूं कि ये जो घातक प्रोजेक्ट है अगले साल इम्प्रूव हो जाए।
उसके बाद घातक को बनने में 8 से 10 साल लगेंगे। मतलब आप बात कर रहे हैं कि जिस घातक ड्रोन की इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है जी। कि हम एक स्टील्थ ड्रोन बना रहे हैं, जी। उसका अभी तक इंजन हमने डेरिवेटिव जो अभी तैयार नहीं हुआ है, और उस घातक ड्रोन को बनने में कम से कम 10 साल ये और लगेंगे। मतलब 6 कम से कम आप ले लीजिए 7 साल, 6-7 साल तो लगेगा ही लगेगा। यानी फिर उस घातक को जो हम कहा था कि एमसीए प्रोजेक्ट के साथ उसको जो विंगमैन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ये नहीं, घातक या उसके लिए अलग प्रोजेक्ट है? देखिए 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जी। एक तो चल रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जी। लिमिटेड जो कॉम्बैट एरियल टीमिंग सिस्टम बना रहे हैं। जी। वो जो प्रोजेक्ट है उसमें मुझे आशा है कि एक उनका जो मॉडल है जी। वो बन जाएगा। जी। वो एक अलग क्लास का है, ये बड़ा है उससे। ओके। और ये स्टेल्थ है। जी। उनका भी जेट इंजन है, लेकिन उसमें वो कमर्शियली अवेलेबल इंजन शायद अभी इस्तेमाल करेंगे या जी। अपने इंडिजिनस करेंगे, वो अभी वर्क चल रहा है। और उसका टाइमलाइन इससे पहले होगा और वो इससे छोटा है। ओके। ये जो होगा कावेरी डेरिवेटिव के लिए 2051 करोड़ अप्रूव हुए हैं, जो है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। देखिए टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर वो होता है जिस इंजन को आप ग्राउंड में डेवलप करके उसको इंटीग्रेट करके भी देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको फ्लाइट में नहीं भेजते हैं। एक चीज़ सर मुझे और यहाँ पूछना है कि कावेरी में हमने देखा कि बजट की समस्या, पैसों की समस्या हमारे पास साथ आई है। कावेरी डेरिवेटिव्स के लिए क्या हम उतना पैसा यूज़ करने लगा रहे हैं कि इस अभी भी हम प्रोजेक्ट में कम पैसा डाल रहे हैं? देखिए मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, 2051 करोड़ हुआ है उसका टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर के लिए, और फ्लाइट वर्दी कावेरी डेरिवेटिव हुआ है 472 करोड़ रुपए। क्या इतना काफ़ी है? मेरे ख्याल से जो डेवलपमेंट ऑफ जो इंजन है उसके लिए तो कब संभव होगा, बट और फंडिंग की आवश्यकता होगी, क्योंकि हो सकता है इसको टेस्टिंग की और आवश्यकता हो। जी। तो मुझे लगता है जब भी हम इसके लिए क्रिटिकल हों थोड़ा रैशनल ही हों, क्योंकि आपकी निर्भरता दूसरों पे है टेस्टिंग के लिए, आपकी टेक्नोलॉजी चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डीआरडीओ की जो मैंने 2 चीज़ें बताई, जैसे सिंगल क्रिस्टल ब्लेड है, वैसे जो फैन है वो डीआरडीओ ने बोला हुआ है कि ये हमारी चैलेंज है, एंड ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है इसको अगर हम इन दोनों प्रोजेक्ट को अलग लें तो इनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। मान लो हम जैसे फ्रांस से कर रहे हैं उनकी डील में डाल दें, और या हम इंडस्ट्री को बुलाएं एक प्रोजेक्ट के रूप में। हमें ये जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी गैप्स है इनको साइमल्टेनियसली परस्यू करना चाहिए। आपने सर फ्रांस का जिक्र किया है, सैफ्रॉन के साथ हम डील कर रहे हैं, तो उसमें क्या हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं क्या कावेरी पे वापस आ जाऊँ? हाँ बिल्कुल 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 सर। कावेरी में मैं कुछ चैलेंजेस मैं आपको बताना चाहूँगा जो शायद समय समय पे लोग बाद में आएंगे। जी। सबसे पहले था वेट चैलेंज। अब देखिए जब आप नया इंजन डिज़ाइन करते हैं या कोई एयरक्राफ्ट भी डिज़ाइन करते हैं तो पहले वो ओवरवेट हो जाता है। जी। आपने देखा होगा कि हमारा जो तपस प्रोग्राम है वो भी ओवरवेट हो गया था, जी, क्योंकि आपने डिज़ाइन किया नहीं था। कावेरी में जब पहला इंजन बना तो उसका वेट था 1423 किलो। जी। ये 1993 में बना। फिर हमने इम्प्रूव करते गए 1235 किलो बन गया। ओके। और हमारा एम था 1100 किलो करने का। लेकिन जैसे है एक्सपीरियंस है, ये 1423 से 1235 किलो बहुत समय लगता है। जी। अब 1235 ये 2009 में था और इसका प्लान था इसको 1100 किलो रिड्यूस किया। लेकिन आपको मैंने बताया 2012 से जो फंडिंग थी वो सिर्फ 4 करोड़ 4.5 करोड़ पर एनुअल ईयर के हिसाब से वर्कआउट करती है। कहीं 7 करोड़ होगी, कहीं 3 करोड़ होगी, एवरेज मैंने बताया। तो अगर ये इंजन डिज़ाइन रैशनलाइज वेट रैशनलाइजेशन उसको कम करना है तो मुझे लगता है इसके लिए फंडिंग की आवश्यकता होती। तो मुझे पता नहीं कि कितना इसमें इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। अच्छा, एक चीज़ शायद हम लोग याद करें, 1989 में जब शुरू किया तो 1998 में हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था जी। तो अमेरिका ने फिर हम पे सैंक्शंस लगाए थे। फिर हमारे प्रोजेक्ट 98-99 में फिर हमारे ऊपर कई सारे डिलेज हो गई। इनफैक्ट और इसका एक और इनिशिएटिव हुआ 2007-8 में जब हमने डिसाइड किया कि हम कावेरी को डीलिंग कर रहे हैं ऐसी, क्योंकि इसमें डिले हो रही थी जी। और हमने डिसाइड किया G404 जी। और 2012 के बाद आप फंडिंग देखें बहुत कम हो गई है जी। तो हमें वो अप्रोच नहीं करनी पड़ेगी। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा
कि फंडिंग जो इंडिजिनस प्रोजेक्ट की है वो चलती रहे। 2010 में हमने 41G जो 404 पे उससे 883 करोड़ रुपए खर्च किए, और अब 99G जो और का है वो उसकी कॉस्ट आप देखेंगे तो समय के साथ बढ़ जाएगी, और हमारी निर्भरता अलग है, और हमारा जो फोकस ऑन कावेरी है वो कम हो गया। अब इस तरह के प्रोजेक्ट में हमारा कावेरी 414 प्रोजेक्ट है। 414 में हम एडवांस वर्जन जो 98 किलो न्यूटन का इंजन है वो हम यूएस के साथ प्लान कर रहे हैं, जो LCA Mark II, वो मैं उसमें बाद में आऊँगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप उस समय के बाद देखें और फिर हमारा अगला चैलेंज क्या हुआ, हमने LCA प्रोजेक्ट G404 पे चला। 2023 को हमें कुछ नंबर ऑफ इंजन मिलने चाहिए थे, लेकिन वो इंजन सप्लाई डिले हो गई। अब उससे क्या हुआ, हमारा LCA प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। अभी अगर आप देखें हमारे यहाँ बहुत सारी बेचैनी है, क्योंकि LCA प्रोजेक्ट डिले होने से हमारी पूरे जो प्लान है हमारा अपग्रेड का, जो हमारी फोर्स स्ट्रक्चरिंग का प्लान है, वो एयरफोर्स पे निर्भर कर रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो हमारी जो निर्भरता है ये हमें बार बार याद दिलाती है कि हम जितना मर्जी कोलैबोरेट कर पाएं, अपनी जो सेल्फ रिलायंस ट्रैजेक्टरी है उसमें कंपोनेंट वाइज, क्रिटिकल सिस्टम वाइज रोड मैप होना अत्यंत आवश्यक है। अब आप कह रहे थे कि साफरान का, यस, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा G404 का। 414 इंजन, G414 इंजन जो है 404 का अपग्रेडेड इंजन है, जो हमने LCA Mark II के लिए किया, और इसका जो थ्रस्ट है, जो अगर आप 404 में देखिए लगभग 80 किलो न्यूटन है, तो इसका 98 किलो न्यूटन है, लेकिन डिज़ाइन लगभग सिमिलर है, बट अब इम्प्रूवमेंट्स है। अब इसमें हमारा जो था, हमने बहुत ज़्यादा नंबर में अमेरिका से खरीदने का प्लान था, और इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी था, लेकिन याद रखिए ये लाइसेंस प्रोडक्शन है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजीज हमारे साथ शेयर होंगी, IP जो है वो उन्हीं के पास रहेगा। बिल्कुल। तो हम इन चीज़ों को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जब हम कहते हैं ना हम धीरे धीरे सीखेंगे, ऐसे नहीं होता। जो आप लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग होता है वो उसमें आप कुछ चीज़ें सीखते हैं, मानने की बात है, लेकिन जो कोर टेक्नोलॉजी है, जैसे इंडिजिनस डिज़ाइन, डेटा जनरेशन है, टेस्टिंग है, सर्टिफिकेशन है, इसको हम जो रिसर्च की भाषा में कहते हैं कि क्यों, वाइज आप इंडिजिनस डिजाइन में सीखते हैं, हाउ एंड व्हाट जो है आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में सीखते हैं। वो आपको आत्मनिर्भर नहीं बना सकता, वो आपको उसकी मेंटेनेंस, सर्विसिंग, रिपेयर ओवरऑल बता सकता है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। अब मैं आता हूँ आपके जो साफरान पे, साफरान डील हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं, जिसका मकसद हम EMCA के लिए, जो हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसके लिए इंजन हमें बनाना है। जी सर। साफरान जो है, भारत जो है, एक तो जो कावेरी था ये एक थोड़ी ओल्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी है, और जब भी आप इंडिजिनस बनाएंगे, आप कभी भी टेक्नोलॉजी, जो इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज होती हैं, आप एकदम आपको ये जो प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन डेवलपमेंट का फेलियर्स है, ये तो गुजरना ही पड़ेगा। जब भी आप शुरू करेंगे थोड़ा तो पीछे रहेंगे, तो ये तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो साफरान में अभी जो बातचीत चल रही है, हमने ये तो अपना बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि साफरान हमारा प्रेफर्ड पार्टनर होने जा रहा है, लगभग ये डिसीजन लेने की संभावना है। लेकिन जब तक हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है 7 फीचर और 6 फीचर जो हैं हमें याद रखने चाहिए कि क्या क्या हम कर सकते हैं। उसमें छोटी छोटी बातें बता दीजिए सर, ये 7 फीचर्स आपने जो कहा है। देखिए, एक तो है कि मुझे हमारा जो है जो फॉर्मुलेशन ऑफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट होता है, डिज़ाइन है, ये जॉइंटली होना चाहिए जी। और मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी निर्भरता हो सकती है कि कोर डिज़ाइन जो है एग्जिस्टिंग M88 का हो सकता है या ऐसा कुछ होगा, तो थोड़ा लिमिटेशन इस प्रोजेक्ट में रहेगी जी। क्योंकि अगर हमें इसका बेस्ट यूज़ करना है तो एक तो हमें जॉइंट QR, मैंने बोला डिज़ाइन फॉर्मुलेशन हुआ, दूसरा होना पड़ेगा कि जो कोर इंजन है, क्रिटिकल कंपोनेंट है, मटेरियल्स है, उसमें भारत की भागीदारी होनी चाहिए और IPR हमारे पास होना चाहिए। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वर्क शेयर जो है, ये एक तीसरा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बैठते हैं कि आप डिज़ाइन कीजिए, हम फॉलोअर्स हैं, हम आपको मॉनिटर करेंगे, तो आप नहीं सीखेंगे। बिल्कुल। जो इसीलिए जो हमने कावेरी में सीखा है, उनमें से कुछ क्रिटिकल सिस्टम्स हमें खुद डिज़ाइन करने में पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसमें थोड़ा बहुत फ्रांस की भागीदारी होनी चाहिए। फ्रांस भी इसको फ्यूचर में अपने वहाँ इंडक्ट करने का प्लान कर रहे हैं, ताकि और उसके सप्लायर सोली भारत होना चाहिए। और
अगला जो है चौथा पॉइंट है, आईपीआर भारतीय एंटिटी के साथ होना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बिना आप उसको वो टेक्नोलॉजी आपकी नहीं होती है। बिल्कुल। और उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, फ्यूचर और कैपेबिलिटीज़ आप नए वर्जन डेवलप कर सकते हैं। और जो अगला है, जो डिज़ाइन एंड टेस्टिंग डेटा है जी, वो भारत के पास होना चाहिए। ये मेरा छठा पॉइंट है। और सातवां पॉइंट है, हमारे यहाँ पर एक पूरा डिज़ाइन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम है, जो हमारा मेन एम था, अगर आप 3 एम कावेरी के देखें उसमें डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट एम था। मुझे लगता है उस पर हमने ध्यान उतना नहीं दिया है। हमने छोटे छोटे डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर किए, जो मेन डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि उस वक्त शायद प्लान में नहीं था। अब जो है, अब हम क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया, ये एडवांटेज होता है, आप डिज़ाइन टेस्टिंग करते हैं। लेकिन इस वक्त साफरान डील में एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि साफरान डील जो है कावेरी का रिप्लेसमेंट नहीं है। बिल्कुल। हमारे लोग अगर समझे कि कावेरी का रिप्लेसमेंट है, मुझे लगता है वो नहीं है। मैं मानता हूँ कि इसमें नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, लेकिन एक प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन का और जो डेटा जनरेशन, ये जो 4 पिलर हैं, डिज़ाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन एंड डेटा जनरेशन, ये पिलर आपको अपने ही डिज़ाइन में करते रहेंगे। इसी से ही आपको वाइज मिलेगा, वरना ये संभव ही नहीं है जी। और साफरान डील से मुझे लगता है हमारी सेल्फ रिलायंस की अप्रोच होनी चाहिए। तो सेल्फ रिलायंस के लिए मुझे लगता है कावेरी डेरिवेटिव जो है, कावेरी डेरिवेटिव, अगर हम सीरियस हैं तो हमें कावेरी डेरिवेटिव्स के साथ आरपीएसए प्रोग्राम जल्दी से अप्रूव करना चाहिए। और कावेरी डेरिवेटिव में जो जो हमारी क्रिटिकल डिपेंडेंसीज हैं, जैसे मान लो फैन का बताया, जैसे हमने बोला सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का आया, उसके लिए हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी गैप्स हैं वो करना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है साफरान प्रोजेक्ट एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और उसमें जो मैंने पहले 7 पॉइंट बताए हैं, वो 7 पॉइंट हमारे पास उसमें होना चाहिए। और हमारे लिए पैरेलल इंडिजिनस कावेरी 2.0, आपको इसको कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन सेकंड फेज ऑफ इंडिजिनस एरो इंजन प्लान अवश्य होना चाहिए। और इसमें मैं कहना चाहूँगा, भारतीय प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ जो हैं, 2-3 कंपनीज़ ने ऑफ़र किया है कि हम इसको डिज़ाइन इंप्रूव करके, क्योंकि वो उत्साहित हैं कि भारत ने कई चीज़ें यहाँ डेवलप की हैं। अब उन्हें लगता है कि भाई हमारा जो इनोवेशन है, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बन के डेवलप कर सकते हैं। तो एक ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आप असली जामा प्रोवाइड करें, लेकिन उनके लिए भी टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। अगर चाहे प्राइवेट करे चाहे पब्लिक करे, अगर उनको भी बाहर जाना पड़ा तो वो भी अटक जाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खुद में डिजाइन करिए, नहीं तो फिर कावेरी जैसा ही हाल हो जाएगा। कावेरी जैसा ही हाल हो जाएगा। तो उसमें हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट बेड, फ्लाइट टेस्ट बेड और भी कुछ टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो मेरा जो है चौथा पॉइंट है। और 5वां पॉइंट है जो है, मुझे लगता है ये जो कावेरी का जो फॉलो ऑन वर्जन है, हमें टर्बोफैन वर्जन का होना चाहिए प्लान, हमें ट्रेनर वर्जन का प्लान होना चाहिए, हमें हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। तो मैं आपको एग्जांपल दूं, कावेरी का एक नॉन डेरिवेटिव वेरिएंट, मुझे लगता है फ्यूचर में डेरिवेटिव वेरिएंट होना चाहिए जो टर्बोफैन वेरिएंट हो। अब टर्बोफैन क्या होगा, ये नॉन आफ्टर बर्नर होगा, लेकिन इसमें फैन जो है इसको ज़्यादा एंड्योरेंस देगा, हाई ऑल्टीट्यूड परफॉर्मेंस देगा, जैसे हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस होगा, ये स्टेल्थ में भी काम आएगा। तो ये चीज़ें हमें डेवलप करना पड़ेगा। फिर हमें कावेरी बेस पे, मतलब जो भी अगला फेज 2 में देंगे उस पर ट्रांसपोर्ट एयर का, जैसे हम बना रहे हैं सारस मार्क 2 या रीजनल ट्रांसपोर्ट एयर का, हेलीकॉप्टर्स हम लगभग फ्रांस के साथ कोलैबोरेट करें, लेकिन हमारे पास कोर डिज़ाइन पे बना हुआ हेलीकॉप्टर का प्लान और यूएवी का प्लान होना चाहिए। एक चीज़ और है, अभी कावेरी आपने जिक्र कर रहे थे, कावेरी 2.0, ये आप देख रहे होंगे कि अलग अलग जगह पे बहस, इसमें कई सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, अलग अलग तरह की बातें होती हैं। क्या कावेरी 2.0 नाम का कोई प्रोजेक्ट है भी या नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं?
देखिए अभी कोई भी प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार ने अप्रूव नहीं किया बिल्कुल। और ना ही इस पे कोई मुझे जानकारी है कि भारत सरकार ने इस पे कोई इनिशिएटिव लिया हो। अभी कावेरी डेरिवेटिव प्रोजेक्ट जो है चल रहा है, उसमें ऑफ कोर्स मैंने जो लिमिटेशन बताई हैं कि भाई आरपीएसए प्रोजेक्ट अभी अप्रूव होने की आवश्यकता है। हालांकि मुझे लगता है कि कावेरी 2.0 की आवश्यकता है और जो प्रपोजल आए हैं प्राइवेट सेक्टर को उसको उनसे मिल के कंसोर्टियम अप्रोच में कावेरी 2.0 अप्रोच हमें लेना चाहिए और अगर आवश्यकता हो कहीं से कंसल्टेशन चाहिए हो फॉरेन से वो लेनी चाहिए। और जो क्रिटिकल गैप्स हैं, क्योंकि अभी इससे बेहतर हमें मौका बाद में नहीं मिलेगा। भारत ने आत्मनिर्भरता का एक अपना मिशन मॉडल लिया हुआ है, 2047 तक हम आत्मनिर्भर भारत और एक विकसित देश बनना चाहते हैं। और मेरा विश्वास है कि जब तक आपकी आत्मनिर्भरता सिविल और मिलिट्री एरोनॉटिक्स टेक्नोलॉजी में नहीं आएगी, हमारा विकसित देश बनने में थोड़ा सा जो स्पीड है वो धीरे हो जाएगी। क्योंकि आप बहुत सारा मनी देखिए, अगर अब मैं सिविल एयरक्राफ्ट की भी बात करूं, 2023 में हमने 1150 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया और मैंने रफ एस्टिमेट देखिए, एक सिविल एयरक्राफ्ट $80 करोड़ से करीब 250 और $270 करोड़, $300 करोड़ तक जाता है। तो मैंने उसको एवरेज लेके $100 करोड़ ले लिया, क्योंकि छोटे वाले ज़्यादा होते हैं। तो $100 करोड़ के हिसाब से $115 बिलियन का ऑर्डर हमने विश्व की एयरलाइन सप्लायर्स को दिया है। आप देखिए कितना हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है आत्मनिर्भरता इन सिविल एरोनॉटिक्स, ड्रोन्स, मिलिट्री एरोनॉटिक्स और उसमें इंजन जो है एक पिलर है जो हमें तभी संभव होगा जब हमारे पास डिज़ाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और बाकी जो इकोसिस्टम है और एक मिशन मोड में। और आप प्रधानमंत्री जी ने इस बार तो 15 अगस्त में बोला कि हमारे पास इंजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो उस इंजन को हमने मेरे ख्याल हमने आज कोशिश किया है कि वो इंजन में क्या कैसे क्या क्या हो सकता है, उसको समझने की बहुत डिटेल्स आपने बताया है। और सारे जो लोगों का कन्फ्यूजन जो भी होगा वो काफ़ी हद तक दूर होगा। तो अभी कावेरी 2.0 नाम का हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। सरकार सजेशन है कि इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए, तब हम इंजन बनाने में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ पाएंगे। और जब हम इंजन बनाने में आत्मनिर्भर हो जाएंगे उसके बाद ही जा करके हम डिफेंस में अपने आप को बोलेंगे कि हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। सर एक सवाल और है SU-30 MKI को लेकर के, जो हमारा फाइटर जेट है जो कि वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है, उसके इंजन में भी दिक्कतें हैं? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, मुझे जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी दिक्कत नहीं है। हाँ, SU-30 का अपग्रेड प्लान है, वो शायद भारतीय वायुसेना समय समय पर, देखिए भारतीय वायुसेना एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हर चीज़ को बहुत ही टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद डिसीजन लिया जाता है। अगर उन्हें लगता है कि ये चीज़ हमें अपग्रेड करने की कोशिश करें, मेरा विश्वास कीजिए भारतीय वायुसेना उन चीज़ों में पीछे नहीं रहेगी। और अगर उन्हें लगता है कि इसकी अभी आवश्यकता नहीं है तो वो नहीं करेंगे। तो जब तक हमारे यहाँ अटकलें पहले आ जाती हैं और भारतीय वायुसेना जो यूज़र है वो अभी बाद में डिसाइड करते हैं, तो मुझे लगता है अटकलें नहीं लगनी चाहिए। जो भी भारतीय वायुसेना का जो डिसीजन होगा वो भारतीय वायुसेना समय समय पर हमारे देशवासियों को और हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनसे बताती रहती है। SU-30 MKI का मैं जिक्र इसलिए करता क्योंकि SU-35 जो है भारतीय वायुसेना में 250 से ज़्यादा फाइटर जेट्स हैं। उसमें रिपोर्ट्स आई थी पिछले दिनों कि रसिया ने हमें 2 तरह के इंजन जो है वो हमें ऑफ़र किए हैं। उनका कहना था कि इसका अगर मतलब नई ज़रूरतों के मुताबिक, क्योंकि हमने नए एयर टू एयर मिसाइल ला रहे हैं या नए नए और इक्विपमेंट्स ला रहे हैं जिसको कि इस फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने के लिए, तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद जो हमें जिस इंजन की ज़रूरत चाहिए, हाई कैपेसिटी इंजन की, उसके लिए हमें रसिया ने 2 इंजन ऑफ़र किया है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप कोई सिस्टम लेते हैं और जो OEM का काम है, उसका काम है कि नई नई चीज़ें आपको दिखाते रहना। और ये आज नहीं, बहुत समय से पहले से होगा और ये फ्यूचर में भी चलता रहेगा। भाई वो तो चाहेंगे आप बदल लो, लेकिन आपके पास कितना बजट है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये आप अपनी असेसमेंट के हिसाब से लेते हैं। तो जो वो ऑफर कर रहे हैं उसको हमने लेना है नहीं लेना है वो भारतीय वायुसेना डिसाइड करेगी। हमें अटकलों पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। जब भी कोई आवश्यकता होगी भारतीय वायुसेना उस पर निर्णय लेगी। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ,
भारत, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि मेक इन इंडिया, बहुत सारे इनिशिएटिव, आत्मनिर्भरता बोला। और इस चीज़ पे मैं कोट करना चाहूँगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा था, मेक इन इंडिया इज़ क्वाइट एम्बिशियस, जी we need to ensure that we do not become the low cost, low value assembly line of the world. जी If we go on that path, the growth will come at great price and pain to the people. We need to do original research to design, develop and manufacture in India by using the ideas of the youth, wisdom of the ages and the vibrancy of the democracy. ये 2015 में बोला था जब भारत ने जी। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया था। उनका कहने का मतलब ये है कि भाई हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कोलैबोरेशन करें, जब जॉइंट वेंचर करें, हम इस झांसे में ना आए कि हम लो वैल्यू उनकी लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग में उन पे निर्भरता बना लें। और हमारा जो कोर वैल्यू है, देखिए जब भी आप डिज़ाइन करते हैं ना, जी आपके पास एक तो स्वावलंबिता होती है आपके पास, और आप अपने आप पे निर्भर हैं, आपको दूसरे पे नहीं देखना पड़ेगा। और आपने पिछले समय में देखा होगा इंटरनेशनल घटनाओं पे कब कई लोग कितने रिलेशंस बदलते रहे हैं। बिल्कुल और हमें ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए। हमारे देश में, हमारे दिल में आत्मनिर्भरता, जो हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, इनफैक्ट उन्होंने बोला कि दिवाली में भी आपको अपनी चीज़ें लेनी चाहिए। इसकी एक बहुत महत्वता है। बिल्कुल। और ये महत्वता हमें हर लेवल पे हम लोगों को समझनी पड़ेगी। और मुझे लगता है एरोनॉटिक्स में अगर हम देखें या ड्रोन सेक्टर में देखें तो इंजन में आत्मनिर्भरता, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम एक ठीक समय पे ठीक तरीके से उस पर डिस्कस करें और भारत में नई नई ऑप्शंस को खोजें। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, हमें समय देने के लिए। सर ने बहुत डिटेल से समझाया है कि एरो इंजन सेक्टर में, फाइटर जेट इंजन में हमारे सामने में क्या दिक्कतें हैं, क्या चुनौतियां हैं। कावेरी 2.0 लॉन्च करने की हमें सख्त ज़रूरत है, ताकि जो हमारा एम है कि स्वदेशी इंजन होना चाहिए, स्वदेशी हथियारों में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, उस दिशा में हम आगे बढ़ पाएँ। आपको हमारा ये शो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। खास करके फाइटर जेट पर आप क्या सोचते हैं, भारत के अप्रोच पर आप क्या सोचते हैं, हमें आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और कावेरी और एरो इंजन पे क्या सोचते हैं। बिल्कुल, थैंक यू।